वेलकम बैक। शुएब शाहीन साहब, ये कहना दुरुस्त होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके हवाले से भी दुरुस्त तशरीह नहीं कर सकी थी। अगर वो दुरुस्त तशरीह कर लेती तो शायद इलेक्शन के अंदर को कोई इंतखाबी निशान कोई तगड़ा सा मिल सकता था। कहीं ना कहीं आप लोग की भी अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तशरीह कोई गलत कहें। देखें, इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ था और है। आपको याद होगा कि हम जब गए हैं, आज भी बातें हो रही हैं, हम जब उनके पास गए, हमने पीटीआई की टिकट दी, उन्होंने कहा जी हम तो इसको मानते नहीं हैं। हमने पीटीआई नज़रियाती की टिकट दी, उन्होंने कहा आप डबल मेंबरशिप का तो आप दे ही नहीं सकते, उनको तो वैसे ही नहीं मानते। बाद में जाकर शाम 6-7 बजे जा कर के उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, दिन के 4 बजे हमें आर्डर मिल गया कि नहीं जी इनके एक्सेप्ट नहीं करने, ख़त्म होगी बात। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला रात के 11:30 बजे आया, इन्होंने 4 बजे हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब मसला ये था कि हमारे पास ऑप्शंस कोई नहीं बचे। अच्छा, मेरा और सलमान अकरम राजा, हम चूँकि दोनों वकील भी थे, हमारी राय ये थी बड़ी वाज़ेह तौर पर कि हम पीटीआई नाम लिखा हुआ है, वी आर द पीटीआई कैंडिडेट्स, लिहाजा हम सिंबल जो भी हम मांगेंगे एक तो जॉइंटली सबको दें। मैंने इस्लामाबाद के तीनों हलकों का एक अपने जो कैंडिडेट थे सबके लिए एक सिंबल मांगा, वो उन्होंने चेंज कर दिया। वो आपको पता है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स किन की इंस्ट्रक्शंस पे को फॉलो कर रहे थे, सारे इस्टेब्लिशमेंट डंडे के ज़ोर पे इनसे ऑर्डर करा रही थी। और फिर जब अपना सलमान चला गया हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, कि जनाब हमें तो आप इंडिपेंडेंट कैसे तस्वर कर सकते हो, वी आर पीटीआई, उन्होंने भेज दिया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने आर्डर लिखा बाकायदा, दैट इज़ ए रिटन आर्डर, कि नहीं आप पीटीआई के नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं और हम आपको पीटीआई नहीं मान सकते। अब उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन फाइल हुई, 5 दिन पहले ये फैसला हुआ, लेकिन उसको परसू नहीं कर सके उस वक्त, क्योंकि वजह ये थी आपके सामने ही था, हम इलेक्शन लड़ते या आखिर लिटिगेशन में फंसे रहते। और हमारे से तो हमें बल्ले का निशान छीनने के अलावा जो कुछ हुआ, हमें कोई जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी, हमारे कोई कॉर्नर मीटिंग करने की हमें इजाज़त नहीं थी। हम सीनियर वकील, बशमूल सीनियर वकील के, ये अलग बात है कि बाकी सारे कठपुतली सब कुछ कर सकते थे। और उसके अलावा हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ और कदगम थी, मेरे समेत हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए, हम उसके लिए हाई कोर्ट में गए इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, वहाँ से हम रिस्टोर कराए अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स। इसी तरह हमारे साथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो कुछ हो रहा था वो सबके सामने है। अच्छा शेख साहब, अब होगा क्या? एक तो मुझे पहले बता दें इलेक्शन कमीशन की अब इखलाकी और कानूनी पोजीशन क्या है, क्योंकि बार बार जजेस कह रहे हैं तशरीह के हवाले से फैसला गैर कानूनी है। एक तो मुझे उसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि आपके ये पता चला कि आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो गए और ये जनरल सेक्रेटरी साहब ने, उमर यूब साहब ने ये बात की। एक तो वो मुझे जानना है। दूसरा कहा जा रहा है कि शायद अब कोई मंडी लगने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, क्योंकि फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि फैसले का नुकसान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, 15 रोज में पार्टी टूट फूट का शिकार हो सकती है। इसको उनका जाती बयान समझें या कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए को पैगाम है? देखें, फैसल वाडा साहब जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, एक बात तय है कि ये आग का दरिया पार करके पीटीआई ये अब इस हालत में पहुंची है। अगर इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई अब ज़ोर ज़बर इस तरह की कोई हरकत की तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत नाइंसाफ़ी और गलत होगा। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन भी करेगी और इंटरफेयर भी करेगी। सियासी इस्तेहकाम आ सकता है सर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? जी, मैं समझता हूँ कि इस्तेहकाम भी आएगा, बल्कि ये नुक्ता आगाज़ है। इख्तिताम तब होगा कि जब इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी जो हो रही है उसमें भी उसको इंसाफ मिले, और उसके साथ जो हमसे हमारा सीटें छीनी गई हैं, जैसे मेरा अपना हल्का है, कठपुतलियों को मुसल्लत किया, जिसने आधे से भी कम मेरे से वोट लिए, 1,05,000 वोट लिया है मैंने इस्लामाबाद से। ये पाकिस्तान की इस्लामाबाद की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट, पहली दफ़ा मैंने इतने लिए। और वो कठपुतली ने, तारिक फजल ने, जो 50,000 वोट पे नहीं लिया, उसको उठा करके वहाँ मैंने बना दिया नोटिफिकेशन करके। तो ये सिस्टम का रिलीफ है कि आपको सिर्फ अदालत की तरफ से रिलीफ मिला है? सिस्टम तो करप्ट सिस्टम तो हमारे रास्ते में जगह जगह पे रुकावटें पैदा कर रहा है। अभी हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा जी हल्के खोलो, लाएं जी फॉर्म 45 लाएं। काम कैसे आएगा शुएब भाई? सिस्टम का भी आपके साथ होना जरूरी है। देखें, इस सिस्टम, करप्ट सिस्टम के रास्ते में अब अदलिया रुकावट बनेगी। इन कठपुतलियों के मुकाबले में अदलिया इंसाफ देना शुरू कर देगी तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। कौन सा सिस्टम? क्या हम सिस्टम को क्या समझें, यानी एस्टेब्लिशमेंट को हम सिस्टम समझें
या उस करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को हम सिस्टम समझें, या वो जराइम की आमाजगा इलेक्शन कमीशन को सिस्टम समझें। लेकिन ये लोग अब 25 करोड़ आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय उनके हुकूक सलब कर रहे हैं, उन्हीं का खा के। देखें, ये पब्लिक एक्सचेकर से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। ये 25 करोड़ आवाम का हक है कि हक हुक्मरानी आवाम का है। उनके हुकूक पे जब डाका डालेंगे, वाहिद एक आस और उम्मीद और होप की किरण होती है। यानी पाकिस्तान तहरीक साहब की तमाम उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया ही से उनको रिलीफ मिले तो मिले। सिस्टम के हवाले से वो कहते हैं कि अभी भी करप्ट है। ज़ीशान साहब, ये तो तय है कि एक बहुत बड़ा धचका है मुस्लिम लीग नून मौजूदा हुकूमत के लिए, सादा अक्सरियत में तब्दील हो गए आप 2/3 से। कितनी को मायूसी है, क्योंकि कोई बड़ी लेजिस्लेशन तो आप नहीं कर सकते, यानी आप कोई बड़ी ऑफर नहीं किसी को, कोई बड़े शख्स को नहीं कर सकते। क्या करेंगे आप, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? देखें जी, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को इसमें कोई परेशानी इसलिए नहीं है कि हमारे पास आज भी 209 की अक्सरियत मौजूद है। ठीक है, और 209 एक बड़ा ठीक ठाक नंबर है इत्तेहादियों के साथ ऑब्वियसली। और इन्हीं इत्तेहादियों ने मिल के 16 माह की गवर्नमेंट चलाई और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, मुश्किल फ़ैसले किए, उस पर हमने अपनी जो सियासी एक कीमत भी अदा की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की खातिर इन तमाम जो जमातों ने मिल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाया और इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे मसला ये है कि PTI के साथ एक प्रॉब्लम है कि उनकी ख्वाहिशात पे मबनी चीज़ें हों तो सब ठीक है, उनकी ख्वाहिशात पे मबनी चीज़ें ना हों तो फिर इल्ज़ाम तराशी है। मगर कानून साज़ी के लिए आपको अपोजिशन के पास जाना पड़ेगा ना सर। मेरी गुजारिश सुने, फिर नहीं देखें, नहीं कानून साज़ी के लिए तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, सिर्फ आइनी अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 चाहिए होती है, तो कानून साज़ी के लिए तो आपको 2/3 चाहिए नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर कोई सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास है सिंपल मेजॉरिटी, तो इसमें तो ऑब्वियसली हम जो है ना, मतलब अब जब ये कोई ऐसा फेज़ आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन देखें ना, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि PTI ने इस मुआशरे को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की, अदारों को जो है ना वो पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की, और हर दफ़ा जब इनकी फेवर में कोई चीज़ आए तो ये कहते हैं जी सब अच्छा चल रहा है, इनके खिलाफ एक चीज़ आए तो ये अदारों को आज की तारीख में तो आप लोग ये कह रहे हैं अदारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी अदारों के बारे में बातें शुरू कर देते हैं। अब बात ये है कि देखें ना, ये कोई बात ढकी छुपी तो किसी से है नहीं है, इनका एजेंडा तो बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम लाने के लिए इन्होंने कौन कौन सी कोशिशें नहीं की, मुझे बताएं। क्या इन्होंने IMF को छुप के लेटर नहीं लिखे? क्या इनकी वीडियो ऑडियोज़ इनकी आई नहीं जिसमें ये कह रहे हैं कि जी बस ये IMF जो है ना पाकिस्तान को ना दे, ये प्रोग्राम ना करे ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए? ये किसके लिए काम करते हैं? ये अपनी ख्वाहिशात के लिए काम करते हैं। सर जजेस को समझा नहीं, आप क्यों नहीं समझा सके जजेस को? देखें, इन्होंने मुझे बताएं, इन्होंने एक मुहिम चलानी शुरू कर दी। जब ये केस चल रहा था तो कुछ जजेस के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम चलानी शुरू कर दी और एक प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं इस चीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर किस किस किस्म की मुहिम चलाई गई। ये मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमें मतलब ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स ये इस्तेमाल करते रहे। PTI हमेशा से करती रही और कामयाब हो जाते हैं कई दफ़ा, बिल्कुल कई दफ़ा होते हैं और जो नजर भी आता है हमें। अच्छा, मैंने रजा भाई की तरफ बढ़ना, मुझे सिर्फ ये बता दें इसका क्या मतलब है, एक चीज का मतलब मुझे सिर्फ बता दें। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी साहब ने रद्द-ए-अमल दिया कि मुबारक हो, जाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। जजेस की बचपन की मोहब्बत क्रश जीता है, क्या है? देखें, आप क्या है? आपने बंदा जेल में है, मेरी बात निशान आपने लिया है, फिर भी कसमस आ रहे हैं ताकत रख के भी। बात तो सुन लेना, क्या आपने इससे पहले ऐसे फैसले नहीं देखे जिनके ऊपर जजेस के जो मदर इन लॉज के जो है ना उनके ऊपर असरात होते थे? आजकल ऑडियो भी कोई नहीं आ रही। मैं मेरी बात सुने ना, तो ये चीज़ें रही हैं इससे पहले। PTI को रिलीफ मिलता रहा है, आउट ऑफ द वे रिलीफ मिलता रहा है। मुझे ये बताएं, कोई कानूनी इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है आपको? कभी कोई मिसाल नज़र नहीं आती होगी। 63 का जैसे केस हुआ, वो भी हर बंदे ने कहा कि वो एक ऐसा रिलीफ दिया गया जो बेसिकली इनको नया आइन लिखने के मुतरादिफ नया आइन लिख दिया उनके लिए कि उनको रिलीफ मिल जाए। आज भी उन्होंने उसी तरह का फैसला एक आ गया कि उनके लिए एक नया आइन लिख दिया गया। नई ठीक है, मैं रज़ा भाई को भी शामिल करूं, ताकि रिलीफ मिल सके। शजीद मेमन साहब ने रज़ा भाई कहा कि आज के इस फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आ रही है।
और यानी फुल कोर्ट का जो फैसला है 5 के मुकाबले में 8 जजेस का फैसला, तो पीपल्स पार्टी इसका मतलब ये कह रही है कि जजेस में धड़ेबंदी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ऐसा लगा? मेरे ख्याल में जब लार्जर बेंच बैठता है ना, और ये मैं समझता हूँ कि ये ट्रिब्यूट्स गो टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, काजी फाइज़ साहब के ही फॉर्म द लार्जर बेंच और फुल कोर्ट उन्होंने बिठाया। हाँ बिल्कुल, चाहते तो 5 जजेस पे बना देते जिस तरह माजी में हुआ। हाँ, अगर वो चाहते तो 4-5 जजेस, अगर उनका ज़हन ये होता, अगर उनको जैसे बकौल हमारे बहुत से दोस्तों के एक आईनी तरमीम का जिक्र होता है, अगर ये सब उनके जहन में होता तो मैनिपुलेट करना क्या मुश्किल था। लेकिन नहीं, उन्होंने अपहोल्ड किया, उन्होंने बड़ा फैसला के लिए बड़ा लार्जर बेंच बनाया। इससे पहले भी लार्जर बेंच बनाया 2 दफा, इससे पहले तारीख में लार्जर बेंच तो पता नहीं कब बना था। तो हमें सबसे पहले तो इसमें जो है ना वो ट्रिब्यूट देने चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक नई रवायत को भी जन्म दिया है कि, और वो उसके चीफ जस्टिस होते हुए इख्तलाफी नोट के अंदर मेंबर बने, माइनॉरिटी में चले गए, लेकिन उसके बावजूद खंदा पेशानी के साथ उन्होंने उस पूरी बेंच को लेकर चले और फैसला आया। और वैसे भी रजा भाई अब तो 3 रुकनी कमेटी बनाती है ना बेंच, अब सिर्फ काजी साहब का तो नहीं है ना, अब तो 3 रुकनी, जस्टिस मुनीर, जस्टिस मसूद दोनों शामिल हैं। अरे फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का जजमेंट तो डिसीजन तो जाहिर है उनकी मर्जी उनसी हुआ होगा ना, इससे पहले भी वो कर चुके हैं। ये नहीं कि पहली दफा किया, ये सेकंड टाइम हो गया ना। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी रवायत है। और जब 13 जजेस बैठेंगे तो 13 के 13 जजेस अगर एक ही बात करेंगे फिर परेशान होना चाहिए। अच्छा रजा भाई 2 मैंने और क्वेश्चन करे, जरा मुझे कोई आंसर चाहिए उसका, मुझे आपसे थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ इख्तिलाफ राय भी अगर होता है तो इट्स गुड, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, पीटीआई आर्टिकल 6 की बात कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू जजेस स्टेटमेंट वो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, जिसकी बिना पर आज सही तशरीह नहीं हुई और आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर तशरीह सही करते तो हालात दूसरी सिमत में होते हैं। आप भी ऐसे समझते हैं कि कोई इलेक्शन कमिश्नर की कोई अखलाकी जवाब बनता है या कानूनी जवाब बनता है कि कुछ तफ्तीश के बाद ही सही उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ज़ाहिर तर्जुमान तो नहीं हूँ, खुद बेहतर बताएंगे। आर्टिकल 6 मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ जाते हैं इस चीज के अंदर, हर वक्त आर्टिकल 6 को लेकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मिसअप्रोप्रिएशन हो सकती है, मिसयूज ऑफ ऑफिस हो सकता है, बहुत सी और चीजें वहीं तक रहना चाहिए हमें। ये गद्दारी के मुकदमे आसान चीज नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात ये देखे ना सलमान भाई, कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पेशावर हाईकोर्ट ने तो अपहेल्ड किया है ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी अदालत ने उसको अपहेल्ड ना किया हो। तो अगर वो बिल्कुल ही ऐसा था तो पेशावर हाईकोर्ट ने, फिर पेशावर हाईकोर्ट भी उन जजेस के खिलाफ भी क्या भी करेंगे, बिल्कुल सही, उनका भी सेटिस्फाइड हो गया, आर्टिकल 54 पे भी लग जाएगा। या जो 13 जजेस बैठे हैं उसमें 5 जजेस ने तो नहीं एग्री किया ना, बिल्कुल ऐसा तो नहीं। तो लेकिन एक बात बड़ी कॉमनैलिटी के साथ आई है, नंबर 1 के इलेक्शन कमीशन ने उसकी तशरीह में गलती करी। दूसरी बात पीटीआई के लिए ये आई कि पीटीआई ने खुद भी उसको नहीं समझा, which was their responsible ignorance of law is no justification। मतलब इतने संजीदा और सीनियर वकला के होते हुए इस बात, ये तो हर पॉलिटिकल वर्कर जानता है, अगर सिंबल ना भी हो तो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि जो एक और केस के अंदर बड़ी जो याहिया अफरीदी साहब ने भी लिखा है, और पॉइंट नंबर 5 गालिबन उनका है मंदोखेल साहब का, और पॉइंट नंबर 2 का 4 है, जिसमें लिखा है कि ये हैरानगी का मुजाहरा किया है ना कि जो अग्रीव पार्टी है और अग्रीव पीपल हैं, दे आर नॉट इवन द पिटिशनर, दे आर नॉट बिफोर द कोर्ट। व्हेन दे आर नॉट बिफोर द कोर्ट, तो आप कैसे उनके हक में फैसला दे रहे हैं? तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक समझने वाली चीज है। जाहिर है कि जो लोग हैं उसको वही समझ सकते हैं। अच्छा रजा भाई, आपके एक पुराने साथी हैं, साबिक गवर्नर है इशरतुल इबाद साहब, उन्होंने ट्वीट किया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उन्होंने कहा कि खैर मकदम करते हैं और ये जमहूरी असूलों के हकीकी नफाज के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी और सियासी जमातें बामकसद बातचीत करें। आप उनकी बात से एग्री हैं कि कहीं ना कहीं इशारा है कि बैठ जाओ यार एक साथ टेबल के ऊपर, पाकिस्तान के लिए बैठ जाओ, खुदा के लिए? देखिए, ये जितनी मैसेजिंग है ना, ये तमाम पॉलिटिकल केसेस की सुप्रीम कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में, ये मैसेजिंग आपकी होती है कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है। सियासी अदम इस्तेकाम का मतलब है कि ना मईशत वहाँ की अच्छी होगी, ऐसी मईशत जिसमें जमहूरियत नहीं है, मईशत भी बेहतर नहीं होती। तो ये साहिब राय सबकी यही है कि डायलॉग होने चाहिए और डायलॉग के जरिए ही, देखिए ना आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, वो फिल्म है ना कभी खुशी कभी गम, जी जी, मतलब कभी खुशी है कभी गम है, आधा मुल्क खुशी में जा रहा है, पौना मुल्क गम में चला जाता है। इस तरह तो नहीं मुल्क चलते ना, इस तरह तो हुकूमत रियासत के काम नहीं चलते। तो कहीं ना कहीं इस बात को संजीदगी से लेकर के, और बहुत से लोग, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा ना ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन में कि आए मिलकर बैठे बातचीत करें। बिलावल साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, कहीं ना कहीं बैठकर बातचीत का आगाज भी करें ताकि अवाम को तासुर जाए कि आपके जो मामलात हैं, आईनी कानूनी मामलात अदालतों में हो जाएंगे, जमहूरी मामलात सड़कों पे हल होंगे,
लेकिन पार्लिमानी और रियासत के मामला तो डायलॉग से ही हल होंगे ना। ठीक तो है। डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस सिचुएशन में पीपल्स पार्टी क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सबसे ज्यादा तगड़ी पोजीशन पे चली गई है? क्योंकि जरदारी साहब का भी कहना है कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत बनाना और गिराना हम जानते हैं। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इत्तेहाद को खतरे में तो नहीं डाल रही? मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात को अवाम का नुमाइंदा होना चाहिए, और खसूसन बजट के बाद से जो बजट की तरमीम हुई हैं, जो टैक्सिंग का निज़ाम हुआ है, जिस तरह सैलरीड क्लास के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है, बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है। मैं बहुत सी पर्सनल फैमिलीज को जानता हूँ जिनके लिए महीने का बजट बिल्कुल बहुत ऐसे ही मुश्किल है। हो। तो अवाम की उन उमंगों की तर्जुमान तो सियासी जमातों को बनना है ना। जहाँ ये सारे हंगामे हो रहे हैं, वहाँ प्रेसिडेंट ज़ाहिर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, और मुस्लिम लीग के दोस्तों को इसे दाना दोस्त का मशवरा और तनकीद समझ के लेना चाहिए। ठीक है, अपना राइवल समझ के ना इसको सोचें। अपने एक दाना दोस्त की बात देखें कि बिल्कुल अवाम सही। में कहीं ना कहीं इसको आवाज़ खत जो नकारा है, खुदा समझे, मैं मुस्लिम भी सोच रहे हो, समझने की जरूरत है कि वो और मजीद फ्रिजाइल पोजीशन पर आ गई है, उसको मजीद अपने इत्तेहादियों के आगे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। क्यों ना ऐसा हो कि तमाम सियासी जमातों को खुले दिल के साथ एक जगह पर बैठें ताकि पाकिस्तान किसी अच्छी राह पर, बेहतरीन पोजीशन के ऊपर, किसी रागुजर पर चलता हुआ नजर आए, जिसमें पाकिस्तान की आवाम का भी कॉन्फिडेंस पैदा हो। आवाम बिल्कुल मुख्तलिफ सोचती है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। कोई शक नहीं जी, जुम्मे का रोज़ जहाँ हुक्मरान इत्तेहाद के लिए भारी साबित होता है, खुसूसन मुस्लिम लीग नून के लिए तो बहुत ही भारी साबित होता है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी गैर मामूली था आज का दिन। आज सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें थी जिससे मुतल्लिक इस केस का फैसला था, और 5 के मुकाबले में 8 की अक्सरियत से सुनाते हुए यह फैसला सामने आया जिसमें मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया गया है। ऐसे में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसले की मुखालफत की है। इनके मुताबिक फैसले के इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। पीटीआई ने आज़ाद करार दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान खुद को आज़ाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डिक्लेयर करेंगे। 15 दिन इनके पास वक्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पर अब किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, जिसका गुमान जाहिर किया जा रहा है कि शायद दोबारा से एक मंडी लग सकती है। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। अगर यह कहा जाए कि आज का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कात के भी खिलाफ आया तो यह गलत नहीं होगा, बल्कि एक्सीड हो गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ इन सीटों का हकदार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को समझती है। दूसरी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद आज के फैसले के बाद यूं कहिए कि 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गया, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत अब कोई भी आईनी तरमीम नहीं कर सकती। स्पेशली 18वीं तरमीम में कोई रद्दोबदल हो या जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो, ये सारी आइनी तरमीम में हुकूमत की ख्वाहिश तो अब हो सकती है, लेकिन करना मुमकिन नहीं है, वो भी अपोजिशन के बगैर बिल्कुल नामुमकिन होगा। आज के फैसले के बाद जी हाँ, कोई शक नहीं, तकलीफ बहुत है हुकूमती हल्कों में। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जो बहुत पुरुमीद थे इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उनका यह कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, ये फैसला कम, ये सियासी फैसला ज़्यादा है। और यही कहना वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का भी है कि सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस ने सियासी फैसला दिया है। इस फैसले के सियासी असरात क्या होंगे, हुक्मरान इत्तेहाद के पास ऑप्शंस क्या है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने नजरसानी अपील का इंदिया, और क्या इस फैसले के बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा, और क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या सिस्टम की तरफ से रिलीफ। ये तमाम अहम तरीन सवाल मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलूँ। शैब शाहीन साहब, मेंबर कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान रफ़ीक साहब, वज़ीर बल्दियात पंजाब, आज बारिश के मौसम में उन्होंने पंजाब में बड़ा काम किया, लेकिन इस मौके पर ये खबर देखना है कि आंसू ज़्यादा थे कि बारिश का पानी ज़्यादा था। रज़ा हारून साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले शैब भाई आप बताएं, तौक़्क़ात के मुखालिफ आया फैसला, आप लोगों का तो मौक़िफ़ कुछ और था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इन सीटों की हकदार थी, क्या कहेंगे? देखें, मैंने तो कल और पिछले कई दिनों से मैंने कहा था, देखें एक बात तय है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। लिहाजा ये तो तसव्वुर नहीं है कि हमारा जो हक है वो उठा करके उन पार्टीज़ को दे दिया जाए जो प्रोपोर्शनेट शेयर अपना ले चुकी हैं, लिहाजा उनको तो मिल नहीं सकता। नंबर 1 ये बात तो तय है। नंबर 2 ये बात भी तय है
कि आप उन सीटों को खाली भी नहीं छोड़ सकते। अब हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि फैसला इन दो में से एक आएगा, क्या ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को मिल सकती हैं, और अगर नहीं मिल सकती तो फिर पीटीआई जिन्होंने अपने सिंबल के निशान से तो महरूम कर दिया गया, लेकिन अपने डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा कि हम पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा उनको फिर वो रिजर्व सीट्स हैं वो लेने के हकदार हैं। तो इसके लिए ऑप्शन मौजूद था कि आप उनको उसी पोजीशन पे ले जाओ जिस पोजीशन पे आपने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। इंडिपेंडेंट वो थे नहीं, वो पीटीआई के थे, वो पीटीआई के ही रहेंगे, उनको तो कोई दूसरा डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं यानी आप ये कह रहे हैं जो 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें बल्ले का निशान लिया गया था, आज का फैसला उससे नत्ती है, क्योंकि समाअत में दीगर जजेस अफराद, जो आज कम से कम 11 जजेस का फैसला इसी तरह ही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह इलेक्शन कमीशन ने गलत की। 13 जनवरी के फैसले की ट्रांसलेशन और सही तशरीह को आज के इस फैसले के साथ नत्ती करके देखें हम लोग। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। यानी इलेक्शन कमीशन ने, वो तो बाज़ाहिर लग रहा है जानबूझ के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की को मिस इंटरप्रेट किया। ये तो अब ज़ाहिर जो आथर जज हैं, चीफ जस्टिस साहब ने भी लिख के दे दिया ना कि उसने मिस इंटरप्रेट किया है। जब उसने मिस इंटरप्रेट कर दिया तो अब ज़ाहिर अंडर आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि जिसका जो हक बनता है वो उनको मिले। देखें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लोगों के 25 करोड़ आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है, और ये हक देता है और ड्यूटी देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर जहाँ कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है उसको टू डू ए कंप्लीट जस्टिस वो फैसला करेंगे, और इंसाफ के रास्ते में जो रुकावटें होंगी वो उसके ऑब्स्टिकल्स को वो हटा देंगे। और इंसाफ के रास्ते में जो रुकावटें थीं अल्लाह का शुक्र है उन्होंने हटा दी हैं। आज मैं ये समझ सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ये नुक्ता-ए आगाज़ है, और वो इस्टेब्लिशमेंट, वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन जिन्होंने मिली भगत करके इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया है, ना सिर्फ ये सीटें मिलेंगी, अब अगला मरहला ये है कि जो हमारी सीटें छीनी गई हैं थ्रू फॉर्म 47, जिसको अनवार काकड़ समेत और बहुत सारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप और कुछ PMLN के लोग भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, मेरा ख्याल है अब उसकी वापसी का दौर शुरू होगा। मेरा ख्याल है इंसाफ के रास्ते में जो रुकावटें, मैंने बिल्कुल आगे चल के उस ट्रिब्यूनल्स पर भी बात करनी है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ट्रिब्यूनल को कितनी काम की इजाज़त है, और डेफिनेटली शोएब शाहीन साहब आप भी उन दरख्वास्त करंदगान में से मौजूद हैं जो फॉर्म 45 के सताए हुए हैं, या जिनके मुताबिक फॉर्म 45 में आपकी जीत है। मैंने आगे चल के बात करनी है। ज़िशान रफ़ीक साहब, सबसे पहले तो आज आपने पंजाब को पानी से बहुत तक क्लियर किया, रियली अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। इस मौके पे पानी कुछ ज़्यादा ही हो गया, आप कह रहे हैं 45 साल का, कुछ कह रहे हैं 30 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, तो इसमें कुछ नून लीग की उम्मीदों के आंसू भी थे शामिल जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपका। अपने शेक्सपियर ने कहा था ना बारिश का मौसम बहुत पसंद है, इसमें बहते हुए आंसू नहीं डलते। नहीं, शेक्सपियर नहीं, चार्ली चैपलन ने कहा था मेरा ख्याल। जी सर आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखें, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट जो है वो काबिल एहतराम है हमारे लिए। अब क्योंकि फ़ैसला आ चुका है तो अब ये अवाम की प्रॉपर्टी है, अब इस पर डिस्कशन हो सकती है, इससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। और मैं यकीनन इस फ़ैसले के बारे में जो एक फ़िक्रे में अगर इस फ़ैसले को सम अप करूँ तो वो ये है कि सवाल गंदम और जवाब चना। तो एक्चुअली इस फ़ैसले में क्या किया गया, और ये बहुत सारे इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट्स के डिफरेंट फ़ैसले आ चुके हैं, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब सज़ाए मौत दी गई वो भी एक फ़ैसला था। फिर आपको पता है कि 2017 में मियां नवाज शरीफ को जब घर भेजा गया वो भी एक फ़ैसला था। फिर 2022 में एक फ़ैसला किया गया, 63A को रीराइट किया गया। अब बात ये है कि ये भी एक उसी तरह का ही फ़ैसला है, और इसमें आप देखें कि ये अजीब सी बात ये हुई कि जो रिलीफ मांगा गया है, जो पार्टीज़ हैं वो कुछ मांग रही हैं, वो कहती हैं जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक बनता है, उसको सीटें दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो फैसला ये करती है कि वो कहती है जी आपको ये हक नहीं मिल सकता, लेकिन वो उनको वो रिलीफ देती है जो वो मांगे नहीं जाता। सर पीटीआई इसमें पार्टी है ही नहीं। मेरी बात से निशान में शुरू हुई 13 जनवरी के फैसले, जब बल्ले का निशान लिया गया ना, वो निशान लिया जाता, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ना करती, मेरी एक बात गुजारिश ये है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट अदारा है, ये उसका जो इख्तियार था उसने इलेक्शन एक्ट के तहत एक फ़ैसला किया है। उस फैसले को अगर आप बुनियाद बना के आगे चलते हैं
और जो पटिशन की जाती है, और ये सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले मौजूद हैं कि अगर लोअर कोर्ट से भी कोई फैसला आता है तो उस फैसले में जो 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 प्ली मांगी जाती है वही उसी के ऊपर डिस्कशन होती है, वही दी जाती है। ये तो कहीं से ये तो बात तो फिर वहीं आ जाती है ना कि देखें ना कि लाडले को जब ये बातें होती हैं कि लाडले को इंसाफ किसका लाडला है साहब? ना करें ना सर, अब किसका लाडला है? नजर आ रहा है जी आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब किसका लाडला है सर? देखिए मेरी बात सुने, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने जब ये वो चाहते, इससे पहले देखें हुआ जस्टिस बंदयाल अपनी मर्ज़ी के 5 जज बैठाते थे, बिल्कुल फैसले करते थे। चीफ जस्टिस ने ये चीज़ें की, उन्होंने पूरा फुल कोर्ट एक बैठाया, पूरी सुप्रीम कोर्ट को कोई शक नहीं, कद बड़ा उनका, और बैठा के तो उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जिन जजेस जिनने ये फैसला किया है उसमें मुझे ये एक बात बताएं, आप नारे मारते हैं, मुझे ये बताएं नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी तो आइन के किसी आइन के तहत ही काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। और आइन की बुनियादी एहसास क्या है? आइन क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, आइन बनाना, आइन को रीराइट करना ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। क्या इन ऑनरेबल जजेस ने, जिन ऑनरेबल जजेस ने आज फैसला किया, इनमें से बहुत सारे ऑनरेबल जजेस जो हैं वो जो 63A का फैसला आया था उसके बारे में मुख्तलिफ मकाम पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके कि नहीं कर चुके। और आज ये फैसला आया, ये भी तारीख में आने वाले दिनों में ये लोग कहेंगे, आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट शायद खुद ही ये कहेगी कि ये भी फैसला एक उस तरह का फैसला है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ने री राइट किया आइन को, जो कि उनके इख्तियार में नहीं था। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि देखें आपके सामने सारी चीज़ें, और फिर आप ये देखें इस फैसले में कि 39 लोगों को कह दिया गया, क्योंकि आपने अपने फॉर्म्स में ये मेंशन किया था कि आपका ताल्लुक पीटीआई से है, इसलिए आप पीटीआई के हुए। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब नॉमिनेशन पेपर्स लोग फाइल करते हैं, ठीक है, एक एक जमात से कई लोग ताल्लुक रखने वाले जो है ना वो अपना नाम लिख के भेजते हैं, जमात का उसमें नाम लिखते हैं। सर आप लोगों ने नॉमिनेशन पेपर नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मुस्लिम लीग नून जो है, मुस्लिम लीग नून ने में से जितने लोग अप्लाई करते हैं, आप एक एक हल्का उठा के देख लें, कोई एक हल्का उठा के देख लें, उसमें आप ये देखें कि कितने लोग पीटीआई के होंगे जिन्होंने लिखा होगा कि हमारा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, कितने लोगों ने मुस्लिम लीग नून से लिखा होगा। फिर आप ये भी देखें, फिर जिन लोगों ने डिक्लेयर किया कि हम आज़ाद हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में भी डिक्लेयर किया, उनको भी दोबारा से टाइम को रिवर्स किया गया जा रहा है। क्यों रिवर्स करके उनको मौका दिया जा रहा है कि आप वापस आके पीटीआई को ज्वाइन कर सकें। देखिए ना, इस तरह चीज़ें होती नहीं है, लेकिन ये की गई। और ये मैं बिल्कुल आपने तो नहीं होता कि ये फैसला सियासी फैसला नजर आता है। ये लगता है कि ये फैसला जो है ना वो मीडिया और सोशल मीडिया को देख के फैसला किया गया। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। रजा भाई आपको शो में बहुत खुशामदीद। रजा भाई ये बताएं, पीपल्स पार्टी की इस फैसले पर क्या राय है? आप समझते हैं जिनका हक था उन्हें मिल गया? उन्होंने पीपल्स पार्टी तो अपने रिएक्शन देगी, पार्टी का तो भी रिएक्शन एज अ पार्टी के सेंट्रल ऑफिस से ही आएगा। ठीक है, जब तक नहीं तो आई विल वेट फॉर इट। मैं अपना जाती जी प्लीज इस डिस्क्लेमर के साथ दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल आप दे सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की नशिस्तें भी तो गई हैं इसमें। हाँ जी, पहले पीपल्स पार्टी तो अपने जो कानूनी मुशीरान से उनसे मशवरा करके अपनी रिएक्शन देगी। मेरा इस फैसले को पढ़ने के बाद कुछ बुनियादी नुकात हैं जो डिस्कस भी हो रहे हैं टीवी पे। मैंने बड़े बड़े कानूनदान और आईनी माहिरीन को देखा, उन्होंने बात की जो ओरिजिनल ऑर्डर है जो कि मेजॉरिटी जजेस का है, हमारे और दोषी बैठे हैं, ये भी कानून से वाकिफ। मुझे इस मेजॉरिटी ऑर्डर के अंदर सुन्नी तासनुर का जिक्र ही कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब एक पटिशनर था ना, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कुछ तो करें ना। ठीक है, मतलब जैसे कि जो अगर आप इख्तिलाफी नोट देखेंगे, ठीक है, अफरीदी साहब का भी अगर आपके सामने हो, और अगर आप मंदोखेल साहब का भी देखेंगे, जिसको सब बाकी जजेस ने इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने तो पहला शुरू से किया है ना। सुन्नी ताज काउंसिल की क्या पोजीशन, जो मेन पटिशनर था उसकी क्या पोजीशन? तो मेजॉरिटी ऑर्डर तो उसका जिक्र ही नहीं करता, उससे बहस ही नहीं करता, बात ही नहीं करता। तो मैं पूरा पॉइंट पढ़ लिए, अभी मैं सारे पॉइंट्स दोबारा पढ़ रहा था। ये कोई तकरीबन इसमें कोई 8-10 पॉइंट्स हैं, और 10 पॉइंट में कहीं सुन्नी ताज काउंसिल का जिक्र तक नहीं है। मगर रजा भाई कंसेंसस ये है 11 जजेस का कि जो 13 जनवरी का फैसला है उसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन ने गलत की, जिसकी बिना पर एक के बाद ये एक आईनी बहरान आया। मान लिया ना, वो तो इख्तिलाफी जजमेंट में भी लोगों ने यही लिखा है और मेजॉरिटी में भी यही लिखा है। बिल्कुल, मेरा कहना ये है कि जब अदालतों में केस जाते हैं तो या तो वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली डील होते हैं सलमान भाई, ठीक, या फिर पॉलिटिकली होते हैं। अब ये तो तारीख तय करेगी, कमेंटेटर्स तय करेंगे कि ये पॉलिटिकल था, लीगल था। लेकिन चूंकि मैं आपको जो मेजर बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो मेजॉरिटी का डिसीजन है
उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, शेब भाई मुझसे ज्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं, ये बताएंगे। नंबर 1 तो उसमें कहीं सुन्नी ताज कौंसिल का जिक्र तक नहीं। ठीक है, भाई वो ठीक थे, गलत थे। फिर दूसरी बात, ये जो एक बात जो उसमें ये जो बार बार शोर मचाया जाता है कि बल्ला छिन गया, बल्ला छिन गया, बल्ला छिन गया, अब ये बात आज से पीटीआई के दोस्तों को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि 11 के 11, 13 के 13 जिसने कहा कि बल्ला छीना नहीं था, बल्ला आपने खोया था। ठीक। और खोया क्यों था? उन्होंने कहा भाई आपने खोया, हमने कानून का फैसला दिया, अब ये उसको मान ले। और उसके बाद की जो इंटरप्रिटेशन की गई है इलेक्शन कमीशन ने, इस पे सब मुत्तफिक है कि इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की। अब आ जाते हैं इसमें जो एक और पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात मैं शुरू दिन से कह रहा था कि जो पीटीआई है वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी विदाउट सिंबल एग्जिस्ट करती है। ये पाकिस्तान का लॉ है, इलेक्शन का लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको इजाजत देता है, लेकिन पता नहीं क्यों इनके यहाँ ये कंफ्यूजन रहा, और जबकि आईनी माहिरीन मौजूद थे कि उन्होंने अपने हर पेपर पे पीटीआई नहीं लिखा। अब आ जाए जी जो मेजर डिसीजन है, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल जजेस एंड अभी से माफी मांग के कि भाई मैं कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, क्या 50 सीट्स के जब आप ये कह रहे हैं कि 39 सीट्स ने चूंकि पीटीआई लिख दिया था तो वो पीटीआई के हो गए, तस्वुर किया जाए, मान लिया। जब 41 ने कुछ नहीं लिखा तो वो तो एफिडेविट जमा करा चुके ना, तो वो एफिडेविट कैसे कैंसिल हो जाएगा? अगर वो एफिडेविट कैंसिल होगा, जब आप खुद कह रहे हैं कि 41 आर स्टैंडिंग नोवेयर इन द मिडिल ग्राउंड, दे शुड बी कंसीडर्ड इंडिपेंडेंट। इफ दे आर इंडिपेंडेंट तो दोस 41 हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, दे हैव सबमिटेड द ओथ। अब अगर अपना ओथ वापस लेते हैं तो वो वायलेशन कर जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया कि 39 को तो मैं समझ गया कि 39 का चूंकि लगा कि फॉर्म पे कहीं ना कहीं अपना ओथ लिख दिया था, एफिलिएशन जाहिर कर दी उनको, और लिस्ट भी दी गई है गालिबन जजमेंट में, इन 39 को पीटीआई का तस्वुर किया जाए। ठीक है, 41 जो थे वो 41 तो उन्होंने लिखा नहीं ना, जब उनको आपने इंडिपेंडेंट तस्वुर कर दिया जी। रजा भाई इधर शुएब साहब से ही मैं सवाल कर लूंगा, लेकिन मैं क्योंकि ब्रेक से पहले इसको आप वाले बात को क्लोज करना है। पीटीआई का सवाल ये है कि ये जो 41 बंदे थे ना, ये इनके फॉर्म ही सबमिट नहीं हो रहे थे जब वो पीटीआई का नाम लिखते थे। मैं अगर ये चले ये बात आपकी मान ली, अब ये आ जाएंगे अगली पार्टी कौन थी? एसआईसी तो नहीं थी, ठीक है, पीटीआई थी। जी बिल्कुल, पीटीआई तो पटिशनर ही नहीं। ठीक है, जब पीटीआई पटिशनर देखे ना, मैं अगर अग्रीव पार्टी हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझसे जब मैं अग्रीव पार्टी ही नहीं हूं, ठीक है, तो आप 41 में 39 को तो मैंने 41 का मुझे समझ में नहीं आया कि जब वो एसआईसी में चले गए और एसआईसी इज द पटिशनर क्लेमिंग कि हमारे मेंबर है, ठीक है, हाउ कैन 41 बी नाउ टर्म्ड एज इंडिपेंडेंट? कोई यकीनन कानूनी आईनी रहा होगी, कोई बीच का रास्ता निकाला होगा, लेकिन ये बातें इसके अंदर। और दूसरा जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो वो आप देखें कि वो जो जस्टिस मंदखेल साहब के ऑर्डर का पॉइंट नंबर 7 है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शेख भाई इसको यकीनन बात करेंगे, दे आर बेसिकली सेइंग, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने भी इंडोर्स किया है, कि वी मस्ट इंश्योर दैट वर्ड्स आर नॉट रेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टू अस्क्राइब आर्टिफिशियल मीनिंग्स टू कॉमनली अंडरस्टूड वर्ड्स। अब ये हमने 63A में देखा था ना सलमान भाई, ठीक है, आपने जो जिस आइन के आर्टिकल की सिर्फ तर्जुमा होना था, मुख्तलिफ ज़मानों में तर्जुमा कर देते तो वो प्लेन था, लेकिन आपने उसके अंदर अपनी रीराइटिंग की। ये भी उस जगह जो इख्तिलाफी नोट ठीक है, द थिन लाइन ड्रॉस कि हमें किधर जाना चाहिए। तो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में तो ये हम कहेंगे हाँ, इस जजमेंट में पीटीआई के लिए यकीनन एक फतह हुई है उनकी, लेकिन जजमेंट इटसेल्फ आई थिंक डिमांड्स मोर क्लैरिफिकेशन। अच्छा, क्लैरिफिकेशन और ये तफसीली फैसले में बात आ जाएगी, लेकिन शैब शाहीन साहब से हमने तशरीह जरूर लेनी है, क्योंकि बेसिकली सारी चीज़ें आ रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।